हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मौसम सर राजस्थान जी की सेकंड वीडियो राजस्थान के परिचय के बारे में मैं जनरली आपसे डिस्कस कर रहा था। और राजस्थान के परिचय का पार्ट फर्स्ट हमने हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा हमने उसमें पार्ट फर्स्ट में आपसे बात नहीं की थी। 2-3 लाइनें हमने जनरली उसमें देखी थी। जिससे सबसे पहले मैंने बताया था कि राजस्थान की स्थिति इंडिया के संदर्भ में, पृथ्वी या ग्लोब के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में क्या है उसके बारे में बात की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। कब से है? 1 नवंबर सन 2000 से। तभी से क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अलग हुआ। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल की बात की, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल था। और राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% था। उसके बाद लास्ट मैंने एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल के समकक्ष निम्न में से कौन से देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। उस क्वेश्चन के बारे में बात की थी। उसके बाद आगे आज मैं इस क्लास में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखो, इस क्लास की शुरुआत से पहले हमने जो 5 लाइनें पढ़ी हैं, उन 5 लाइनों से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। पहले क्वेश्चन से इस क्लास की क्या करता हूं, शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से राज्यों का, देश के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? कैसा क्रम? अवरोही क्रम। देखो, सबसे पहली बात तो अवरोही और आरोही शब्द, डिसेंडिंग और असेंडिंग शब्द के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां भी गलतियां हो जाती हैं। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम और आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। हम बात कर रहे हैं अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम की। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है राजस्थान, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करता हूं। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद यूपी और उसके बाद महाराष्ट्र। तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी और यूपी। और चौथे ऑप्शन की बात करता हूं, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। अब देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो, मैंने कहा था कि परिचय में बहुत सारी चीजें, सीखने वाली चीजें ज्यादा हैं, आप जानते हैं, वो मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं। देखिए, क्वेश्चन जनरली हमने पढ़ा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हम जानते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। घुमा क्या दिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के बड़े राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। और उसमें देखो, हम जानते हैं सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है? राजस्थान है। मतलब जो आप जानते थे कि सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वो चारों ऑप्शन में है। तो आपकी जो जानकारी थी वो जानकारी चारों ऑप्शन में डालकर राजस्थान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब आपको पहचानना होगा कि भाई यूपी सबसे बड़ा है, एमपी सबसे बड़ा है या महाराष्ट्र सबसे बड़ा है। तो ये देखो, यहां पहचानने वाली बात है। निश्चित रूप से आपको केवल राजस्थान के बारे में नहीं, बाकी 1-2 राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। देखो, कुछ स्टूडेंट कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ तो निश्चित रूप से एमपी का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं शायद रहा होगा। ठीक है, तो वो या तो महाराष्ट्र को यहां प्रायोरिटी देंगे या किसको? यूपी को। लेकिन देखिए, यहां ना महाराष्ट्र आएगा और ना यूपी आएगा, यहां आएगा दूसरे नंबर पर कौन? एमपी। लेकिन देखो, इसका मतलब यह है कि एमपी से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बावजूद भी एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान तो नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर बना हुआ है। अब यहां देखिए, यह भी समस्या क्रिएट हो गई। दूसरे नंबर पर यहां भी एमपी है और यहां भी एमपी है। इसका मतलब अभी भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। हमें जानना होगा अब यूपी और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यूपी और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो राज्य है, अब हम फिर दिमाग लगाएंगे कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, और भी कई सारी चीजें लगाएंगे। तो फिर हो सकता है महाराष्ट्र के बजाय आप प्रायोरिटी दें यूपी को। लेकिन जानना जरूरी है, यूपी से कहीं ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल में कौन? महाराष्ट्र।
तो देखो हमारा जो आंसर है, हमें लास्ट स्टेप तक जाना पड़ रहा है। हमारा आंसर निकल के आ रहा है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। तो देखो केवल आप अगर इतना ही जानते हैं कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो देखो यहां से मैंने देशों के संदर्भ में क्वेश्चन पुटअप करके छोड़ा था, अब मैंने राज्यों के संदर्भ में आपसे यहां बात की है। देखो इस क्वेश्चन के बाद मैं राजस्थान के परिचय में अगला एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो मैं हेडिंग लिख देता हूं यहां, राजस्थान की आकृति, राजस्थान का विस्तार और राजस्थान की स्थिति। आकृति, विस्तार और स्थिति, ये छोटे छोटे 3 खंड हैं, इनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले आकृति की बात करते हैं। आकृति जनरली देखो राजस्थान का मैप जो है हम मोटे तौर पर इस टाइप से हम राजस्थान को, चलो मैं देख लेता हूं। देखो राजस्थान की जो आकृति है इसके बारे में कहा जाता है, हम जानते हैं, निश्चित रूप से आप जानते होंगे, राजस्थान की आकृति जो है प्रोफेसर T.H. हैंडले के अनुसार, प्रोफेसर T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है, कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। किसके अनुसार? प्रोफेसर T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, या हम इसको बोल देते हैं पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार। लेकिन देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूं। यहां क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई राजस्थान की आकृति कैसी है, और क्वेश्चन में ऑप्शन हो, सबसे पहले मैं लिख देता हूं ट्रायंगल, उसके बाद लिख देता हूं रेक्टेंगल, उसके बाद मैं लिख देता हूं जिगजैग, और उसके बाद मैं लिख देता हूं रोम्बस। तो राजस्थान की आकृति कैसी है अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो देखो ट्रायंगल का तात्पर्य हम देखते हैं त्रिभुजाकार, तो राजस्थान की आकृति त्रिभुजाकार तो नहीं है। रेक्टेंगल का तात्पर्य होता है आयताकार, आयताकार भी राजस्थान की आकृति नहीं है। जिगजैग का तात्पर्य होता है टेढ़ा मेढ़ा, इस टाइप से भी राजस्थान की आकृति नहीं है। रोमस का तात्पर्य होता है चतुर्भुजाकार, तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान की आकृति न ट्रायंगल है, न रेक्टेंगल है, न जिगजैग है, क्या है? रोम्बस है। तो हम कह सकते हैं प्रोफेसर T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषमकोणी चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है, या कैसी है? रोम्बस जैसी है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं यही कर रहा हूं, देखो एक भूगोलवेत्ता हुए हैं वेगनर। कौन हुए हैं? वेगनर। और वेगनर ने एक सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। विस्थापन, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, देखो क्या कहता है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? वो कहता है कि भाई ये जो पृथ्वी है, बहुत प्राचीन समय में पृथ्वी जो है निश्चित रूप से 2 भागों में डिवाइड थी। एक भाग था स्थलखंड, क्या था? स्थलखंड, इसको नाम दिया गया पेंजिया, और दूसरा भाग था जलखंड। जलखंड जो है इसको नाम दिया गया पैंथालसा। क्या नाम दिया गया? पैंथालसा। ये जलखंड था और ये स्थलखंड था। आगे चलकर कार्बोनिफेरस युग में इसका डिवाइडेशन हुआ। स्थलखंड का डिवाइडेशन होने के पश्चात ये 2 भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। इन 2 भागों में पहला जो पार्ट है इसको बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया? अंगारा लैंड। दूसरा जो पार्ट है इस पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों पार्ट्स के मध्य एक सागर का निर्माण हुआ। वो सागर कहलाया टेथिस महासागर। कौन सा महासागर? टेथिस महासागर। देखिए कालांतर में बहुत सारी नदियां निकली, और ये नदियां जो हैं इस प्रकार से हम ये कहें कि ये नदियां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से बहती हुई इस सागर में जाने लगी।
और अपने साथ बहुत सारी तलछट, तलछट बोलते हैं नदियों की द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहाकर इस सागर में लेकर गई। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी, नदियों में पानी कम आने लगा, लेकिन बहुत सारी मिट्टी इस सागर में क्या हो गई, जमा हो गई। धीरे धीरे ये सागर जो है ये रेतीले मैदान में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? रेतीले मैदान में कन्वर्ट हुआ, रेतीले मैदान में परिवर्तित हो गया। अब देखिए, हम ये कहें कि भी राजस्थान की जो आकृति है वो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है उसकी बात मैं आपसे करता हूं। देखिए, ये अभी मैंने बात की, ये राजस्थान का जनरली मान लीजिएगा हम मैप है, और राजस्थान के इस मैप में 4 पार्ट्स हम देखते हैं। देखो यहां से मैं एक पर्वतमाला की बात करता हूं, अरावली पर्वतमाला। 4 पार्ट हम बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट है उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला। तीसरा पार्ट जो है वो है पूर्वी मैदानी भूभाग, पूर्वी मैदानी, ये पूर्वी डायरेक्शन है और ये पश्चिमी डायरेक्शन, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। और तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। देखो एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, 4 पार्ट हम राजस्थान के भौतिक विभाजन में डिटेल से इनके बारे में बात करेंगे। और अब मैं आपको यहां थोड़ा सा समझा रहा हूं इनके बारे में। पहला पार्ट है उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तरी है, ये पश्चिमी है, ये डायरेक्शन हुई उत्तरी पश्चिमी। और मैदान कैसा है? रेतीला मैदान, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है पूर्वी, ये पूर्वी डायरेक्शन है, पूर्वी मैदानी भूभाग। और चौथा पार्ट है दक्षिणी पूर्वी, देखो ये दक्षिणी डायरेक्शन और ये पूर्वी, और इसको हम बोल देंगे दक्षिणी पूर्वी। और चूंकि यहां कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है इसलिए इसको बोल देते हैं हाड़ौती, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। अब देखिए, पहला खंड उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और तीसरा खंड पूर्वी मैदानी भूभाग, ये दोनों खंड जो है वो किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। हम पढ़ते हैं राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो किसका अवशेष है? टेथिस महासागर का अवशेष है। यहां तक कि हम ये भी जानते हैं पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, उन्हें भी टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। दूसरी ओर पूर्वी मैदानी भूभाग जो है ये भी किसका? टेथिस महासागर का ही अवशेष है। तो राजस्थान के 2 पार्ट, उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान और तीसरा जो पार्ट है पूर्वी मैदानी भूभाग, ये दोनों पार्ट जो हैं वो टेथिस महासागर के अवशेष हैं। उसके बाद शेष 2 पार्ट बचते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, मतलब पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है। ये दोनों पार्ट जो हैं वो माने जाते हैं गोंडवाना भूखंड के अवशेष। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन में या राजस्थान के धरातल में 2 पार्ट तो हैं टेथिस महासागर के अवशेष और 2 पार्ट हैं गोंडवाना भूखंड के अवशेष। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की जो आकृति है या राजस्थान का जो धरातल है वो पूर्णतः वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। तो देखो मैंने आकृति के बारे में आपसे बात की है, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं मैं बात करता हूं। प्रोफेसर टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार या कैसी है? रोम्बस जैसी है, जो कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे आधारित है इसकी चर्चा मैंने आपसे कर ली है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के 2 पार्ट, पहला पार्ट उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान और तीसरा पार्ट पूर्वी मैदानी भूभाग, दोनों टेथिस महासागर के अवशेष हैं। और दूसरा पार्ट अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा पार्ट दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार गोंडवाना भूखंड के अवशेष हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई, पश्चिम राजस्थान में टेथिस महासागर के अवशेष के तौर पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। पूर्वी राजस्थान वाला जो भूभाग है ये भी तो टेथिस महासागर का ही अवशेष है, तो यहां खारे पानी की झीलें और खारा पानी क्यों नहीं पाया जाता? देखो खारा पानी पाया जाता है। आप देखिए भरतपुर में जाएंगे, धौलपुर इस क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप से खारा पानी मिलेगा। और खारे पानी की झीलें क्यों नहीं पाई जाती, इसके बारे में जब इस चैप्टर को हम डिटेल से देखेंगे, राजस्थान का भौतिक विभाजन, मैं पुनः डिस्कस आपसे करूंगा। देखो क्वेश्चन मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई इधर खारे पानी की झीलें तो इधर क्यों नहीं है।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे जरूर दूंगा जब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान। तो ये हुई हमारी आकृति। देखो, राजस्थान की आकृति के बाद हम राजस्थान के परिचय का दूसरा खंड डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है राजस्थान का विस्तार। देखो, राजस्थान के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो विस्तार है वो जनरली अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में हम बात करें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यहां से यहां तक की हमें बात करनी है और यहां से यहां तक की बात करनी है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के विस्तार की अगर मैं शुरुआत करता हूं तो राजस्थान का विस्तार जो उत्तर में श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर जो है उसके गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। तहसील भी श्रीगंगानगर है। उत्तर में श्रीगंगानगर जिले के कोणा गांव से लेकर दक्षिण में बोरकुंड गांव। कौन सा गांव? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक कितना विस्तार है? 826 किलोमीटर है। अब मैं बात करूं पूर्व में सीलान गांव, सीलान गांव या सिलावट गांव, सिलावट गांव ये कहां पड़ता है? राजाखेड़ा, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। सम उप तहसील है ना कि तहसील जैसलमेर तक कितना है? 869 किलोमीटर है। देखो, वापस मैं बात करूं, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। कहां से? श्रीगंगानगर जिले की कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक है। पूर्व में सीलान गांव या सिलावट गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव, सम जैसलमेर तक कितना है? 869 किलोमीटर है। देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम राजस्थान का सेंट्रल पॉइंट मानते हैं। सेंट्रल पॉइंट है ये मकराना, मकराना कहां पड़ता है? नागौर। मकराना नागौर में ये दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। देखो, हम पढ़ते हैं राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय अजमेर, लेकिन जनरली क्यों बोलते हैं राजस्थान का हृदय अजमेर को? क्योंकि जनरली ये स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि भाई लगभग अजमेर बीचों बीच में है। नहीं, अजमेर लगभग बीचों बीच में नहीं है, हृदय भी बीचों बीच में नहीं है। आप बताइए, हृदय बीचों बीच में हो तो नहीं है। राजस्थान का हृदय अजमेर को, इसलिए अजमेर लगभग यहां है। और अजमेर की आकृति भी हम पढ़ते हैं त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति का है। अजमेर जो है इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम कहें कि भाई अंग्रेजों के समय में निश्चित रूप से पूरे राजपुताना का कंट्रोल जो है चिपसिप क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर से किया जाता था। जैसे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का कंट्रोल हृदय से होता है, ऐसे ही पूरे राजपुताना का प्रशासन अंग्रेज अजमेर में बैठकर संभालते थे। इसलिए उस संदर्भ में बोला जाता था राजस्थान का हृदय। देखिए, मैंने कहा कि राजस्थान का हृदय अजमेर क्यों है और इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो मकराना नागौर क्यों है। देखिए, जनरली मैं बात करूं भाई, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है, जैसे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण 826, दोनों में जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसमें अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। तो ये जनरली मैंने आपसे बात की है किसके बारे में? राजस्थान के विस्तार के बारे में। देखिए, आज की क्लास में राजस्थान के परिचय के 3 खंडों के बारे में आपसे बात कर रहा था। सबसे पहले हमने राजस्थान की आकृति के बारे में बात की, उसके बाद राजस्थान के विस्तार के बारे में बात की। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं बहुत ही अहम सेक्शन है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहां से पेपर में आते हैं, उसके बारे में बात करता हूं। वो है राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखो, स्थिति का जहां तक सवाल है, एक तो होती है डायरेक्शनल कंडीशन। डायरेक्शनल कंडीशन का तात्पर्य दिशात्मक स्थिति। दिशात्मक स्थिति तो हम एक नहीं 3 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है,
राजस्थान पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, राजस्थान एशिया में दक्षिणी पश्चिम डायरेक्शन में है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो यहां बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है? देखो आप सभी जानते हैं, देखो आप सभी इसके बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति है, पहले मैं अक्षांशीय स्थिति की बात कर लेता हूं। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। और देशांतरीय स्थिति की बात करता हूं तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान क्या है? स्थित है। ये राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। अब देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या समस्याएं रहती है, उनके बारे में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को आता हो, लेकिन फिर भी शायद कुछ सीखेंगे यहां। ये राजस्थान का मैप, इस राजस्थान के मैप में यहां मैं बात करता हूं ये नॉर्थ, यहां मैं बात करता हूं ये साउथ, यहां ये ईस्ट और यहां ये वेस्ट। अब मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास 4 मैथमेटिकल डिजिट हैं। एक 23 डिग्री 3 मिनट, दूसरा 30 डिग्री 12 मिनट, तीसरा है 69 30 और चौथा है 78 17। मैं आपसे कहूं कि भाई राजस्थान के इस मैप पर आप इन चारों डिजिट को लिखिए, तो निश्चित रूप से हमें पता है चारों डायरेक्शन में चारों डिजिट आएंगे, लेकिन कहां आएंगे, कैसे आएंगे, ये मुझे जानकारी अभी नहीं है। देखो फिर संभावना तलाशते हैं कि भाई कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। संभावनाओं में मैं देखता हूं, देखो सबसे पहले अक्षांश की मैं बात कर लेता हूं। मान लीजिएगा मैं यहां लिख देता हूं 23 डिग्री 3 मिनट। अगर यहां मैं 23 डिग्री 3 मिनट लिखूंगा तो यहां आएगा 30 डिग्री 12 मिनट। अगर मैं उल्टा कर दूं, यहां लिखूं 23 डिग्री 3 मिनट तो यहां क्या आएगा 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है। दूसरा मैं देशांतर की बात करता हूं। अगर यहां मैं लिख देता हूं 69 डिग्री 30 मिनट तो यहां क्या आएगा 78 डिग्री 17 मिनट। या फिर मैं उल्टा कर दूं, यहां लिख दूं 69 डिग्री 30 मिनट तो यहां क्या आएगा 78 डिग्री 17 मिनट। हमें नहीं पता आंसर क्या है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली यहां कहां 23 3 आएगा और कहां 30 12 आएगा। ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, आरएस प्री एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्न में से किस जिले से गुजरेगी। मैं ऑप्शन की बात करता हूं जैसलमेर, फिर मैं ऑप्शन की बात करता हूं धौलपुर, फिर मैं आपसे बात करता हूं बांसवाड़ा और मैं बात करता हूं श्री गंगानगर। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्न में से किस जिले से गुजरेगी। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, यहां जैसलमेर है और यहां है धौलपुर, यहां है श्री गंगानगर और यहां है बांसवाड़ा। देखिए 70 डिग्री की बात कर रहा है। अब यहां देखिए 69.5 यहां है, यहां 69.5 है। अगर मैं इधर 69.5 लिखता हूं, 69 डिग्री 30 मिनट लिखता हूं तो 70 यहां होगा, 71 72 73 और लास्ट में ये 78 यहां होगा। अगर मैं तो फिर उस कंडीशन में देखिए, अगर यहां 69 30 लिखता हूं तो आंसर 70 मतलब धौलपुर होगा। और अगर मैं इधर 69 30 लिखता हूं तो 69 70 71 72 और ये लास्ट 78 17, तो फिर आंसर क्या होगा जैसलमेर होगा। अब जैसलमेर आंसर होगा या धौलपुर आंसर होगा, ये हमारे लिए समस्या है। समझना है कि ये जैसलमेर होगा या धौलपुर होगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। आगे मैं एक और क्वेश्चन में आपसे बात कर लेता हूं। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश निम्न में से किस जिले से गुजरेगा। वापस वही है, ये जैसलमेर, ये धौलपुर, ये बांसवाड़ा और ये श्रीगंगानगर। अब देखिए अगर हम यहां 23 मानते हैं, यहां 23 मानते हैं तो 24 कहां से गुजरेगा, बांसवाड़ा से गुजरेगा।
आंसर क्या होना चाहिए? बांसवाड़ा होना चाहिए। अगर क्योंकि 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, 12। अगर मान लीजिएगा मैं यहां 23 मानता हूं, यहां 23 मानता हूं, तो 24 कहां से गुजरेगा? श्री गंगानगर से गुजरेगा। तो देखो दोनों क्वेश्चनों में दो दो आंसर हमारे पास हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है, इसके बारे में हमें क्या करनी है? जानकारी करनी है। तो केवल ये लाइन पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाता, केवल लाइन पढ़ने से ही हम प्रॉपर वे में इन चीज़ों का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है जानने की। मान लीजिएगा किसी स्टूडेंट को पता भी है कि भाई यहाँ 23, 3 है और यहाँ 30, 12 है, यहाँ 69, 30 है और यहाँ 78, 17 है, लेकिन मैं पूछ लूँ कि क्यों है 23, 3 यहाँ ही क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है? और 69, 30 इधर पश्चिम में ही क्यों है, पूर्व में क्यों नहीं है? तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वापस हमें जाना पड़ेगा अक्षांश और देशांतरीय कंडीशन। 23, 3 से 30, 12, 69, 30 से 78, 17। ये तो मैथमेटिकल डिजिट है। क्या है ये? मैथमेटिकल डिजिट है। ये डिग्री है और ये मिनट। हम जानते हैं जरूरत पड़ी तो हमें 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। जरूरत पड़ी तो हम डिग्री को मिनट, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेंगे जब हम क्या सीखेंगे? समय निर्धारण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समय निर्धारण सीखेंगे। उस समय कन्वर्ट भी करेंगे, देखेंगे आगे मैं बात करूंगा आपसे। देखो ये जो लाइन है, इस लाइन को साबित करने के लिए, इस लाइन को सिद्ध करने के लिए हमें इस लाइन के एक एक पॉइंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिसे मैंने कहा कि ये मैथमेटिकल डिजिट है, यहाँ डिग्री और मिनट का संबंध मैंने आपको बताया। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, ये उत्तरी अक्षांश लिखा, इसको क्या लिख सकते थे? दक्षिणी भी तो लिख सकते थे। दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखा? दक्षिणी अक्षांश भी तो लिख सकते थे। ऐसे इसको पूर्वी देशांतर लिखा, इसको पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे ना। तो निश्चित रूप से ये भी हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए पहले हमें इस लाइन में इन शब्दों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अक्षांश और देशांतर के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं लेंगे या इनके बारे में प्रॉपर नहीं जानेंगे, तब तक क्वेश्चन हो सकता है आपको पता हो कि यहाँ 23, 3 है, लेकिन क्यों है इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपको अक्षांश और देशांतर का प्रॉपर नॉलेज हो। तो देखो इस लाइन को सिद्ध करने के लिए, इस लाइन को साबित करने के लिए पहले हमें अक्षांश और देशांतर की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। और अक्षांश देशांतर का प्रॉपर नॉलेज होगा तभी हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। साथ में समय निर्धारण को भी हम प्रॉपर वे में तभी सीख पाएंगे जब हमें अक्षांश और देशांतर का प्रॉपर नॉलेज होगा। क्वेश्चनों का एग्जैक्ट आंसर कैसे देना है और साथ में मैं आपसे अक्षांश देशांतर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। इस क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।